फंक्शंस आखिरी चीज़ थी जो हमने पढ़ा था, राइट। फंक्शन से आगे जाऊंगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। हेडर फाइल्स, स्कोप और फंक्शंस ख़त्म नहीं हुए, फंक्शंस चलते जाएंगे साथ साथ, लेकिन वो बेसिक जो फंक्शंस के वो तीन रास्ते थे ना, कि सिंपल फंक्शन कॉल, पैरामीटर्स और वैल्यू रिटर्न करना, ये बड़े इंपॉर्टेंट बुनियादी कॉन्सेप्ट्स थे। और ये सी प्लस प्लस नहीं था, ये कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खोल लोगे तो इसमें सेम स्टोरी होएगी। मतलब फंक्शंस इसी तरीके से चलते हैं, जौन सी मर्जी लैंग्वेज, जौन सी मर्जी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर लो। तो ठीक है, अगर नो प्रॉब्लम तो आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल से। हेडर फाइल्स का कॉन्सेप्ट वैसे तो बंदे को किताब के पहले सफ़े पे मिल जाता है कि ये हेडर फाइल्स क्या चीज़ थी। तो हेडर फाइल्स क्या थी, मतलब हमारे पास कॉन्सेप्ट ये था कि दीज फाइल्स कंटेन सम यूजफुल कोड विच वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम। हमारा कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट था, इनको हम लाइब्रेरी फाइल्स भी कंसिडर करते थे। ठीक है, वी कैन यूज देम बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव हैश इंक्लूड का। ठीक है, ये एक्चुअली तो पहले दूसरे लेक्चर में ये चीज़ें थी। तो बात ये थी कि जब हम लिखते थे कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये क्यों लिखते थे, इसकी क्या वजह है। अभी भी लिखते हैं, हर प्रोग्राम में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं हम, ये इसलिए लिखते हैं कि दिस हेडर फाइल, इसको हेडर फाइल कहते हैं आईओ स्ट्रीम को। तो दिस हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम कंटेन्स डेफिनेशंस फॉर सी आउट एंड सी इन। हम अपने प्रोग्राम्स में सी आउट और सी इन इस्तेमाल करते हैं। अब सी प्लस प्लस को ये पता नहीं होता कि सी आउट सी इन का क्या करना है। वो उसकी उन फंक्शंस की बजाते खुद डेफिनेशन जो है वो उस हेडर फाइल में पड़ी होती है आईओ स्ट्रीम के अंदर। इस वजह से हम इसको इंक्लूड करते थे। ठीक है, तो इस कहानी के अंदर ये जो हैश इंक्लूड था, दिस वाज कॉल्ड द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, इसमें काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेरे ख्याल यहाँ पे हमने तो नहीं पढ़ने की जरूरत। हाँ है, थोड़ी सी है। तो हैश इंक्लूड जो था वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव था। ठीक है, सिमिलरली वी हैव अदर डायरेक्टिव्स, फॉर एग्जांपल हैश डिफाइन। अब मुझे नहीं पता हमने ये पहले किया हुआ है या नहीं, लगता है कि किया हुआ है। बहरहाल खैर, हैश डिफाइन क्या करता है, तो हैश डिफाइन इज यूज टू डिफाइन मैक्रोस। अगर मैक्रोस का लफ्ज़ मुश्किल लगता है इस वक्त तो कॉन्स्टेंट्स कह लो, आगे जाके आपको समझ आ जाएगी कि मैक्रोस क्या है। तो हैश डिफाइन बेसिकली यूज होता है मैक्रोस बनाने के लिए प्रोग्रामिंग में। इट्स अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो मैक्रोस क्रिएट करता है। हैश इंक्लूड क्या करता है, ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लेकिन ये फाइल्स, हेडर फाइल्स इंक्लूड करता है। इसी तरह हैश डिफाइन मैक्रोस क्रिएट करता है। तो जैसे हैश डिफाइन का एक सिंपल एग्जांपल है, इस तरह से हैश डिफाइन A10। अब इसमें ये है कि तुम कह लो कि कांस्टेंट एक डिफाइन हो गया, यानी ए की वैल्यू 10 के बराबर है। क्योंकि मुझे ये याद नहीं आ रहा कि हमने ये पहले किया हुआ है या नहीं, तो मैं ये अब करवाऊंगा, तुम्हें जल्दी से करवा देता हूँ। इट्स नॉट टू मच, थोड़ा सा ही है। ठीक है भाई, तो मैं कहता हूँ कि सी आउट ए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सारी बात है, तुम समझते हो कि ए की इस लाइन पे एरर आएगा और वो कहेगा कि ये ए क्या बला है भाई, ये ए क्या चीज़ है। एरर भी यही होता है कि ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, उसको ए का नहीं पता चला। अब अगर मैं ऊपर जाके कह देता हूँ हैश डिफाइन, या बल्कि ऊपर जाके क्या जरूरत है, जहाँ मर्जी कह दो, मैं यहाँ आके कह देता हूँ हैश डिफाइन A10। तो अब वो एरर नहीं आएगा।
अब जब मैं कंपाइल करूंगा तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं होएगी कि ए क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल जस्ट थिंक अबाउट डिफाइन एज, जैसे तुम वेरिएबल्स नहीं बनाते हैं इंट i10 लिख के, उस तरह से हैश डिफाइन से आप मैक्रोज क्रिएट कर सकते हो। करता कुछ नहीं है, स्क्रीन पे वही 10 लिखा हुआ आ जाएगा। दैट्स बेसिकली इट। पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर मैं ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखूंगा तो ये प्रोग्राम कंपाइल नहीं होएगा, ठीक है। ये एरर देगा हमें, और एरर ये होएगा कि ए वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अच्छा, अब मेरे पास एक दो रास्ते हैं काम करने के। मेरे पास एक रास्ता ये है कि मैं अपनी हेडर फाइल क्रिएट कर दूँ। मैंने एक नई फाइल खोली, इधर देख लो कि मेरा कोड अपनी जगह पे है। मैंने एक नई फाइल क्रिएट की, उसमें मैंने अपना ये मैक्रो रख दिया। इसको सेव एज कर लो, ठीक है। इसको सेव एज कर लो और इसका नाम रख दो माई फाइल डॉट एच। डॉट एच लगाने से ये हेडर फाइल बनती है, ठीक है। डॉट एच करके रख दो और ये फाइल तुम्हारी सेव हो गई डेस्कटॉप पे। तो ये इसकी शक्ल इस तरह की आएगी। ये माई फाइल बन गई, ये एच के साथ हेडर फाइल, ये खुद ब खुद हेडर फाइल बन जाएगी ना, तुमने डॉट एच की एक्सटेंशन लगा दी। और डिफरेंस ये होता है कि तुम्हें पता ही होएगा, अब तो कर करके थक गए होगे, कि जो तुम कोड बनाते हो वो सीपीपी फाइल बनती है। ये नीले रंग का आइकॉन आता है सीपीपी फाइल। तो हेडर फाइल्स जो बनाते हो वो डॉट एच का आइकॉन आता है। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। एक तो हेडर फाइल्स वो थी जो हम पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे थे, जो सिस्टम के अंदर पड़ी हुई थी, वो ये आईओ स्ट्रीम टाइप। अब मैंने ये किया है कि मैंने अपनी हेडर फाइल बना दी है, ठीक है। अच्छा, अगेन जरा वापस जाते हैं अपने कोड के ऊपर, कोड को दोबारा कंपाइल करते हैं। तो कोड को अभी भी नहीं पता कि ए क्या है। मसला ये है कि ए का उसको अभी भी नहीं पता। तो अब आप अगर उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर लो, माई फाइल डॉट एच को, और अब प्रोग्राम को कंपाइल करो, अब कंपाइल हो जाता है। होता क्या है, हैश इंक्लूड क्या करता है, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तुम्हें पता है कि सब्स्टिट्यूशन करता है कि जो भी कोड इसके अंदर मौजूद है फाइल के, वो इस लाइन के ऊपर आके चिपक जाता है। हैश इंक्लूड ये करता है कि एक हेडर फाइल को हमारे कोड के साथ जोड़ता है, लिटरली सब्स्टिट्यूशन करता है। पूरा का पूरा आईओ स्ट्रीम की फाइल पकड़ेगा, ला के यहाँ पे चिपका देगा। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैंने अपनी फाइल माई फाइल डॉट एच को इंक्लूड करवाया है, तो जो कोड भी मेरी माई फाइल में पड़ा हुआ है वो सारा यहाँ आके चिपक जाएगा। और अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब उसको पता चल गया कि ए क्या चीज़ है और वो आगे चल सकता है। एक तो इसका ये एग्जाम्पल है। एक ये है कि उस दिन हमने ये भी सीखा था कि हम इस तरह से फंक्शंस बना सकते हैं और उसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं। अगर लिख दो कुछ भी सी आउट, हेलो। लेकिन हमने ये भी सीखा था कि फंक्शन की हमें बनानी पड़ती है प्रोटोटाइप। ये कोड नहीं कंपाइल हुआ ना, देखो मेरी बात सुनो, कोड नहीं कंपाइल हुआ और उसने फिर वही एरर दिया है कि मुझे फन का नहीं पता क्या चीज़ है। तो इसके दो इलाज आपको बताए थे कि या तो इसको उठा के ऊपर रख दो, या आ, इसकी प्रोटोटाइप बना दो, या इसकी प्रोटोटाइप बना दो, ठीक है। प्रोटोटाइप कैसे बनाते थे, इसको कॉपी करके ऊपर ले जाते थे और आगे सेमीकोलन लगा देते थे, ठीक है। कंपाइल करो, अब हो जाता है कंपाइल। अब मेरा पॉइंट ये है कि मैं इसको जैसे ही हटाऊंगा, कंपाइलेशन तो गई, वो तो एरर आएगा। तो बजाय इसके कि मैं इसको इधर रखूं, मैं इसको अपनी जाके हेडर फाइल में रख दूँ। अब कंपाइल करोगे तो हो जाता है, ठीक है। अब कंपाइल हो जाता है, नो प्रॉब्लम। तो हो क्या रहा है, जरा बात को समझो कि मैंने अपनी हेडर फाइल में जितना कोड लिखा है, बेसिकली हैश इंक्लूड ये करता है कि उस सारे कोड को उठाता है और ला के इस लाइन के ऊपर चिपका देता है। हैश इंक्लूड का काम ही ये है कि वो उस लाइन के ऊपर कोड सब्स्टिट्यूशन आके कर देता है, और उससे ये होता है कि मेरा सारा कोड चलना शुरू हो जाता है। तो ये दीज आर मतलब यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स। तो अब हेडर फाइल्स की दो कैटेगरीज आ गई हमारे पास। सो हेडर फाइल्स कैन बी सिस्टम फाइल्स और यूजर डिफाइंड फाइल्स। फाइल्स तो वही थी जो तुम पहले दिन से इस्तेमाल कर रहे हो, आईओ स्ट्रीम और कोनायो और मैथ डॉट एच और ये वाली सारी। तो आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम खुद अपनी यूजर डिफाइंड ही बना सकते हो। एक डिफरेंस का ख्याल रखना, जस्ट वन डिफरेंस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, वो पाथ है, ठीक है।
हैश इंक्लूड दो तरीकों से हो सकता है, एंगल ब्रैकेट में भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। अगर एंगल ब्रैकेट यूज करते हो तो दिस tells C++ to look for header file at a predefined path. जब तुम एंगल ब्रैकेट के अंदर कोई फाइल लिखते हो तो तुम C++ को ये कह रहे हो कि अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी में जाओ और जाके तलाश करोगे ये फाइल किधर पड़ी। जब तुम कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ लिख रहे हो, हेडर फाइल का नाम लिख रहे हो, तो दिस टेल्स C++ to look for the header file in the current डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी का मतलब है कि जिसमें सीपीपी फाइल पड़ी हुई है, कंटेनिंग सीपीपी फाइल। भाई मेन तो तुम्हारा सीपीपी फाइल में है ना, तो जहाँ पे तुम्हारा मेन फंक्शन पड़ा हुआ है वहीं पे जाके वो ये ढूंढता है। बस इसमें सिर्फ ये फ़र्क है जिसको आपको दिमाग में होना चाहिए, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई और ख़ास बात नहीं है। क्या ये यूज़फुल है? नहीं, फ़िलहाल तो इतना यूज़फुल नहीं है तुम्हारे लिए, बल्कि उल्टा तुम्हें लगेगा कि आसान काम को मुश्किल करके कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये टूल है, बस तुम्हारा एक तुम्हें पता होना चाहिए किस तरह कर सकते हैं। और फिर जब अगले सेमेस्टर में तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, भाई इस सेमेस्टर में तो तुम्हारा कोड एक एक फाइल के अंदर चल रहा है ना, तो अगले सेमेस्टर में 6-6 7-7 फाइलें इकट्ठी होएंगी, प्रोजेक्ट बनेगा, फिर इकट्ठा कंपाइल होएगा, तो उस वक्त फिर आपको इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे मेरे लिए सिर्फ आपको हेडर फाइल्स के लिए इतना जानना ज़रूरी है कि एक तो इसका पता होना चाहिए हैश डिफाइन, और बस कुछ भी नहीं है, वही है, बस सिर्फ वही के दो डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। चलो अभी इसको मैं छोड़ने लगा हूँ, अगर कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज़ पूछो। अभी हमने पिछली दफा फंक्शन के हवाले से प्रोग्राम करने के लिए दिया है, तो आवाज़ बहुत कट रही है, यह क्या कह देख रहे हो? लें। मैंने कहा आपने प्रोग्राम करने के लिए दिया है फंक्शन के लिए तो पिछली दफा। हो गया या प्रॉब्लम है? हो तो गया लेकिन फिर देख लें सही है तो डाल पर। स्क्रीन शेयर करो। शायद स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती है, मोबाइल पे ले रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप मेरा हो गया, उसका वॉइस रिकॉर्डर का डाउनलोड हो गया। चलो फिर अगली दफ़ा ले आना। मतलब वो स्क्रीन शेयर शेयर किए बगैर कैसे चेक करूँ? वो चेक नहीं कर सकता फिर ऐसे ना, वो तुम चला के दिखाओगे, समझाओगे कि कैसे तुमने बनाया है, फिर ही समझ आएगी ना। तो नेक्स्ट टाइम ले आना। ठीक है। और या फाइल भेजने का फ़ायदा नहीं है, वो साथ साथ ही तुम्हारे बंदा करे फिर ही फ़ायदा है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइम करते हैं, कोई नहीं। बन गया था वैसे? बन गया है। बस ठीक है, असल बात ये है कि बन गया। बहुत छोटी सी पहली चीज़ थी हमारा हेडर फाइल। दूसरी भी बहुत छोटी सी चीज़ लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट, स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स। स्कोप ऑफ आइडेंटिफायर्स, स्कोप होता है। स्कोप किसका होता है? स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कह लो। आइडेंटिफायर्स अगर तुम्हें मुश्किल लगता है, आइडेंटिफायर्स हमने कहा था कि नाम होते हैं फंक्शंस के और वेरिएबल्स के। जिस तरह हमने कहा था कि तुम्हारा आइडेंटिफायर तुम्हारा नाम है, कि तुम्हारे माँ बाप ने क्या नाम रखे, वो तुम्हारा आइडेंटिफायर है। इसी तरह वेरिएबल का आइडेंटिफायर उसका नाम होता है, फंक्शन का आइडेंटिफायर उसका नाम होता है। स्कोप क्या चीज़ है? स्कोप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कोप रेफर्स टू द एरिया फ्रॉम वेयर अ वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड। स्कोप ये होता है कि एक वेरिएबल को तुम किस जगह पे, किस एरिया में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। स्कोप इज यूजुअली डिफाइंड एज लोकल और ग्लोबल। ऐसे स्कोप की कई किस्में होंगी, लेकिन जनरल अगर दो कैटेगरीज तोड़ो तो एक लोकल स्कोप का वेरिएबल होता है, एक ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल होता है, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन कोड। लोकल वेरिएबल्स कैन ओनली बी एक्सेस्ड फ्रॉम विद इन, क्या कहना चाहिए, मतलब
विद इन स्पेसिफिक पोर्शंस कह लो, उसको डिफाइन करना ज़रा मुश्किल है, मैं समझाता हूँ तो तुम्हें समझ आ जाएगी। तो स्कोप, पहली बात तो ये है कि स्कोप होता क्या है। तो स्कोप वो एरिया होता है, तो यही हम ज़्यादातर बात भूल जाते हैं, जिससे काम सारा ख़राब हो जाता है। तो स्कोप वो जगह होती है जहाँ पे एक वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है, जहाँ पे एक वेरिएबल को पहचाना जाता है, जहाँ पे सिस्टम को पता होता है कि यार ये फलाना वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। इसको तुम इस तरह से याद रखना कि तुम्हारा स्कोप जो है ना, तुम अपना स्कोप अगर सोचो तो वो तुम्हारी गली होएगी, बस इससे ज़्यादा नहीं होएगा। ठीक है, कि तुम्हारी गली में लोग तुम्हें पहचानते होंगे, जानते होंगे। कुछ लोग होंगे जिनकी पूरा मोहल्ला स्कोप होएगा, उनको पूरे मोहल्ले में लोग जानते होंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर वो उठ के दूसरे मोहल्ले में चले जाएंगे तो उनको कोई नहीं पहचानता होगा। तो तुम्हारा स्कोप तुम्हारी गली है। ठीक है, इमरान खान का स्कोप पूरा पाकिस्तान है, तो इमरान खान का स्कोप ग्लोबल है, विच मीन्स के पूरे मुल्क में से कहीं से भी उसको, कहीं पे भी उसको पहचाना जाएगा, उसको जानते हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा स्कोप लोकल है। अच्छा, अब लोकल कहने का मतलब ये होता है कि कहीं लिमिटेड है। भाई ग्लोबल का मतलब आसान है, पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरे प्रोग्राम में। लोकल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं लिमिट लगी हुई है। अब लोकल में लिमिट कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने कहा ना कि तुम्हारा स्कोप हो सकता है तुम्हारी गली हो सकता है तुम्हारा मोहल्ला हो, अगर तुमको स्पोर्ट्समैन हो तो हो सकता है पूरा शहर हो, पूरा शहर ही तुम्हें जानता हो सकता है। तो लेकिन बहरहाल कोई लिमिट तो लग गई ना, चाहे शहर है, चाहे मोहल्ला है, चाहे घर है, वो लिमिट जहां पे लग गई वहां पे स्कोप लोकल कहलाता है। और जिसकी कोई लिमिट नहीं है, पूरे प्रोग्राम में पूरे जगह पे एक्सेस कर सकते हो, उसका स्कोप ग्लोबल होता है। तो स्कोप वो जगह है, वो एरिया है जहां से उसको एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। सी प्लस प्लस में स्कोप को याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि सी प्लस प्लस लिमिट्स स्कोप यूजिंग करली ब्रेसेस। ये सबसे आसान तरीका है सी प्लस प्लस में स्कोप को समझने का। हर लैंग्वेज अपने हिसाब से स्कोप डिफाइन करती है। तो सी प्लस प्लस ऐसे करती है कि अगर वेरिएबल के इर्द गिर्द करली ब्रेसेस लगे हुए हैं तो उसका स्कोप बस वो करली ब्रेसेस तक ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, ऐसी ऐसी तुम्हें एग्जाम्पल करवाता हूँ, वो मैंने खत्म कर दी ना, हाँ इसको खत्म कर दो। ये मैं छोटा सा एक ही एग्जाम्पल चाहिए था, उसको हम साइड पे करना, फंक्शन को ऊपर ले जाएं ताकि प्रोटोटाइप ना लिखनी पड़े। और ये हमारा सादा सा सिंपल सा कोड है। मैं यहाँ आके कहता हूँ इंट ए, तो भी भूल जाओगे ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इंट ए कहता हूँ, मैं ए को प्रिंट करवाता हूँ, उसके बाद मैं फन चला देता हूँ। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, प्रोग्राम चलेगा, कोई मसला नहीं। 10 भी लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो भी लिखा हुआ आ जाएगा। 10 नहीं, सॉरी वो 0 था, और हेलो भी लिखा हुआ आ जाएगा। इंट इज इक्वल टू 10 कर दो। ठीक है, सो फार सो गुड, कोई मसला नहीं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो ए है इसका स्कोप क्या है? स्कोप होता है वेरिएबल्स का, आइडेंटिफायर्स का। तो इस ए का स्कोप क्या है? तो तुम फौरन कहोगे कि ये लोकल स्कोप का है। वो इस बात को समझोगे सी प्लस प्लस कैसे संभालता है। सी प्लस प्लस ये कहता है कि जब तुमने इसको डिफाइन किया है तो इसके इर्द गिर्द कोई करली ब्रेस है, हाँ ये है। जब तुमने इसको डिफाइन किया है तो ये किसी करली ब्रेस के अंदर डिफाइन किया है ना। तो सी प्लस प्लस लिमिट्स स्कोप यूजिंग करली ब्रेसेस। अगर तुमने इसको किसी करली ब्रेस के अंदर डिफाइन किया है तो इसका स्कोप लोकल है, और इसका स्कोप ये होएगा कि लिमिटेड टू मेन फंक्शन। मतलब बात को फॉलो करना है। लोकल तो है क्योंकि करली ब्रेसेस में डिफाइन हुआ है। अब किन करली ब्रेसेस में डिफाइन हुआ है? वो मेन के करली ब्रेसेस थे जिसपे डिफाइन हुआ है। तो इसका स्कोप क्या हो गया? लिमिटेड टू मेन फंक्शन। तो मैं एमसीक्यू आएगा, ये 3 लाइनें लिख के पूछेगा कि स्कोप क्या है, तो नीचे मेन फंक्शन तुम कहोगे कि उसका स्कोप है। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर मैं यहाँ जाके उसको कहूँ कि सी आउट ए, तो वो मुझे चपेड़ मारेगा कि ये ए क्या बुला है, एरर को पढ़ो। ए was not declared in this scope, यानी यहां पे ए का स्कोप नहीं है, यहां पे ए को कोई नहीं जानता। ए का स्कोप ये वाला मोहल्ला था, वो यहां तक लिमिटेड। ये लोकल स्कोप है। ग्लोबल स्कोप आसान होता है क्योंकि वो सिर्फ एक ही तरह से हो सकता है, लोकल ही है जिसमें मुश्किल होती है। ग्लोबल स्कोप ये होता है, आसान होता है बिल्कुल। तो जी,
ये जो वेरिएबल है कुछ का फंक्शन बनेगा वो होता है ग्लोबल। नहीं, ग्लोबल ग्लोबल वो होता है जिसके इर्द गिर्द कोई करली ब्रेसेस नहीं होता है। मैं लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है काफी। ग्लोबल स्कोप, अगेन ये C++ की बात है क्योंकि हर लैंग्वेज डिफरेंट तरीके से करती है। तो ग्लोबल स्कोप इन C++ is defined using defined by ensuring that the variable is defined outside all curly braces. तो ये जो मैंने वेरिएबल डिफाइन किया इसके इर्द गिर्द कोई करली ब्रेस आ रहा है? नहीं। एक ये करली ब्रेस है शुरू होकर खत्म हो गया, एक ये करली ब्रेस है शुरू होकर खत्म हो गया, ये तो किसी करली ब्रेस में नहीं आ रहा। ये ग्लोबल स्कोप का वेरिएबल है। अच्छा, अगर ये ग्लोबल स्कोप का है तो अब यहाँ पे भी इसको ये नजर आएगा। यहाँ ग्लोबल स्कोप का मतलब ही ये है कि पूरे कोड में कहीं पे भी चले जो तो उसको वो नजर आएगा और वो चल पड़ेगा, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में पिक्चर ये क्लियर होनी चाहिए कि लोकल और ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है, नंबर 1, और नंबर 2 कि C++ उसको कैसे करता है। तो ये मेरा हो गया ग्लोबल स्कोप। ये एग्जांपल हो गया C++ में ग्लोबल स्कोप का। ए जो है वो ग्लोबल स्कोप, और इसी को मैं अगर उधर ले जाऊँ तो ये मेरा एग्जांपल हो जाएगा लोकल स्कोप का। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो? इसके बैंक श्योर बुक में भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होंगे। हाँ, करे बंदा वो काम है। तो ये कुछ कहानी है। तो इसमें 2 वेरिएबल्स बने हुए आई और जे। क्या स्कोप है इनका? लोकल। और इससे भी अच्छा आंसर अगर देना है, दोनों लोकल हैं, बिल्कुल सही है। और अगर इससे भी अच्छा आंसर देना है, यानी मोहल्ले का नाम बताना है कि किस मोहल्ले में जानते हैं उसको, तो फंक 1, FUNC फंक 1। समझना जरा बात को। तुम्हारा स्कोप क्या है? तुम्हारा स्कोप लोकल है, लेकिन बेहतर आंसर ये होएगा कि समनाबाद गली नंबर 4 तुम्हारा स्कोप है, विच मीन इस गली में लोग तुम्हें जानते हैं। तो इसी तरह से आई और जे दोनों लोकल ही हैं, मैं मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनका स्कोप क्या है? फंक्शन 1, यानी फंक्शन 1 की हद तक इसको हम पहचानते हैं, इसके अलावा हम इसको नहीं जानते। अच्छा, ये एग्जाम्पल कट्ठा है यार, और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और ये कट्ठा है। लो जी, जरा फॉलो करना, ये सारा कट्ठा है। इस लाइन पे एरर आएगा। एरर क्या होएगा? आई आई के ऊपर एरर आएगा और वो आपको कहेगा कि आई को मैं नहीं जानता क्या चीज है, क्योंकि आई का स्कोप तो फन 1 था, सिर्फ यहां तक था उसका आई का स्कोप। अगर तुम इन ब्रैकेट से बाहर आके आई को इस्तेमाल करोगे तो वो नहीं पहचानेगा, वो कहेगा आई क्या चीज है, आई का तो स्कोप ही नहीं है ये। तो अगर आप ये चलाओगे तो इस लाइन पे एरर आता है और आई का आउट ऑफ स्कोप का एरर आएगा। एग्जाम्पल ये भी अच्छा है वैसे, लेकिन 2 सफों पे है। आउटर, यार ये भी अच्छा एग्जाम्पल है जरा, लेकिन 2 सफों पे है, फॉलो करना। तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आउटर, अब जरा फॉलो करना, ये कहानी है। अब इसमें जब तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इनर, तो ठीक है, वो तुमने इन करली ब्रेसेस में किया है, कोई मसला नहीं। आउटर भी एक्सेस हो जाएगा क्योंकि आउटर तो स्कोप में है ना। आउटर स्कोप तो ये बाहर वाले ब्रेसेस है ना, तो आउटर तो यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है। इस लाइन पे जाके एरर आएगा। एरर ये होएगा कि ये जो इनर नाम का वेरिएबल तुमने डिफाइन किया उसका स्कोप तो सिर्फ ये था, इन करली ब्रेसेस में डिफाइन हुआ है, इसके बाहर तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो इस जगह पे आके एरर आएगा।
ये मैं तो कहता हूँ इसको इग्नोर ही करो, ये काम ना किया करो, लेकिन ये अलाउड है, ये C++ में कर सकते हो। अब इसमें हुआ क्या हुआ है, एक्चुअली तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम अगर इंट ए डिक्लेयर करो और थोड़ी देर बाद फिर इंट ए डिक्लेयर कर दो तो वैल्यू भी छोड़ो, यानी तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये लाइन एरर मारेगी। है किधर जाके एरर मारे ये, इसको तो मैं चाह भी नहीं चाहता कि एरर मारे। हाँ ये यहाँ पे एरर मारेगी, ठीक है। और एरर ये होएगा कि तुम दोबारा ए को डिक्लेयर कर रहे हो, री डिक्लेरेशन ऑफ ए, इंट ए प्रीवियसली डिक्लेयर। इन जब तुम एक वेरिएबल बनाते हो तो तुम दोबारा वही वेरिएबल तो नहीं ना बना सकते। एक बच्चे का नाम तुमने खान रखा है, दूसरे का नाम भी तो खान नहीं रखोगे ना, अजीब सी बात है। तो ये अलाउड नहीं होता, इट इज नॉट लॉजिकल। अब यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे उसने एक नाम बनाया और थोड़ी देर बाद फिर नाम बना दिया। दिस इज एक्चुअली बैड प्रैक्टिस, ना ही करो तो बेहतर है, लेकिन ये चल जाती है, ये लीगल है, कर सकते हो। फर्क क्या है, स्कोप फर्क हो, विच मीन्स कि अगर तुम एक मोहल्ले में खान बनाओ, एक स्कोप में खान बनाओ, तो दूसरे स्कोप में खान बनाओ, तीसरे स्कोप में खान बनाओ, चल जाएगा, कोई मसला नहीं, एज लॉन्ग एज स्कोप फर्क है। हाँ लेकिन अगर तुम एक ही स्कोप में दो खान बनाओगे वो एरर है। अगेन मैं कहूंगा इसके ऊपर फोकस ना करो, इसको इग्नोर ही करो तो बेहतर है, ये काम ना ही करो। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, या ठीक है ये चलेगा, और इसका आंसर क्या है? तीन चीजें प्रिंट होनी है, एक ये आई की वैल्यू प्रिंट होनी है, एक ये प्रिंट होनी है, और एक ये प्रिंट होनी है। तो तुमने मुझे तीन वैल्यूज बतानी है कि क्या क्या प्रिंट होएगा। एक आई की वैल्यू आती है 10, फिर 20, फिर 10। 10 20 10 कहा है, ठीक है। और कोई? तो प्रोग्राम शुरू होता है, इंजन स्टार्ट होता है, इंजन मेन में घुसता है, जाहिर बात है हमेशा। तो आई की वैल्यू क्या प्रिंट होती है? 10, जाहिर बात है, इसमें तो कोई डाउट किसी को हो ही नहीं सकता। उसके बाद फंक्शन कॉल आ जाती है, तो आई गो टू द फंक्शन, आई लीव एवरीथिंग हियर, भूल गया मैं हर चीज को, और मैं फंक्शन में चला गया। फंक्शन में जाके मैं आई की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। इस लाइन पे एरर आएगा? नहीं सॉरी, एरर नहीं आएगा। अच्छा क्योंकि उसने ग्लोबल, अच्छा ये भी एक पॉइंट देख लो, उसने आई को ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस वजह से ये चल जाएगा, वरना तो ये चलना ही नहीं चाहिए था। अच्छा अब जब जाके फंक्शन में आई की वैल्यू प्रिंट करोगे तो वो भी 10 ही आएगी। जरा फॉलो करना, आई की वैल्यू 10 है, स्क्रीन पे 10 प्रिंट हुआ, फंक्शन पे गए, फंक्शन में 10 प्रिंट हुआ, वेरी गुड। अब आई की वैल्यू 20 हुई है, तो 10 10 20 आएगा ना। जब वापस इधर जाओगे तो 10 10 20, तो 10 10 और 20, ठीक है। लो भाई, यहां तक कुछ पूछना चाहो तो पूछो, अब ये चीज जरा मुश्किल होने लगी है। अब ये चीज जरा मुश्किल होनी चाहिए लगी है, और ये बार बार नहीं किया जा सकता जो मैं अब करने लगा हूँ। दो दफा मैं जरूर कर दूंगा, एक दफा आज और एक दफा अगली क्लास में, लेकिन उसके बाद कोई अगर कहे कि ये करो तो वो नहीं फिर होएगा, मुश्किल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट, गंदा कॉन्सेप्ट, ठीक है, लेकिन करना है। फंक्शन कॉलिंग हम पढ़ चुके हैं, इसके अंदर एक ब्रांच थी जिसमें ये होता था कि हम पैरामीटर पासिंग करते थे। ये हमने कहा था कि फंक्शन के पास खाली हाथ नहीं जाते, पैरामीटर्स पास करते हैं। ये पैरामीटर्स जो हैं ये दो तरीकों से पास हो सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं कॉल बाय वैल्यूज है, या कॉल बाय रेफरेंस है। ये सिर्फ मैंने ये जान के ये सारा खोल के लिखा है कि ये सिर्फ पैरामीटर पासिंग में टॉपिक चलता है, ठीक है। कि जब पैरामीटर्स फंक्शन को पास करते हो, देयर कैन बी टू मैकेनिज्म्स which are taking place. One is called call by value. This is मैं बजाय इसकी कि इसको गंदा करूंगा, मैं इधर लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू के बारे में कुछ चीजें मैं बताता हूँ। तो कॉल बाय वैल्यू इज द डिफॉल्ट मैकेनिज्म फॉर वेरिएबल्स। मतलब ये है कि उस दिन जब मैं आपसे कॉल बाय वैल्यू करवा रहा था, ये जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी करने को,
उसमें आई एम श्योर आपने एक फंक्शन बनाया होगा। असाइनमेंट क्या थी? अभी पॉजिटिव और बेहतरीन हो गया, पॉजिटिव और नंबर बस खत्म कर दो। ठीक है, सब। आ गया यार, आ गया बिल्कुल ठीक है। तो हमने असाइनमेंट ये की थी कि हम एक इंट आई लेंगे, हम यूजर से एक नंबर लेंगे, और फिर एक फंक्शन को कॉल करेंगे, टेस्ट नाम के फंक्शन को, और उसको ये आई पकड़ाएंगे। ठीक है, तो वो टेस्ट नाम का फंक्शन हमें ये बताएगा कि वो नंबर इवन है या ऑड है। ठीक हो गया। सम कर लो, इस वक्त मेरे लिए तो ज्यादा आसान है, सम कर लो, तो मुश्किल में ना पड़ो, तुम सम कर लो इस तरह से। ठीक है, और तुम एक सम का फंक्शन कॉल कर दो a, b, सिंपल करना चाह रहा हूँ, तो वॉइड सम। लो जी, अब जाहिर बात है नीचे से आपके पास दो पैरामीटर्स आ रहे हैं ए और बी, तो ये प्रोग्रामर की ड्यूटी थी कि उसने यहाँ पे पैरामीटर्स रिसीव करने थे, तो वो रिसीव करता है इंट ए इंट बी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब मैं इधर इसके अंदर कहता हूँ आके कि ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 200। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे जब मैं आके सी आउट ए बी प्रिंट करवाऊंगा, क्या प्रिंट होएगा, और इसके बाद जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो क्या प्रिंट होएगा? टेन एंड 20। पहले में तो 10 और 20 ज्यादा बात है, रौला दूसरे का है, सोच के करो। दूसरे में एरर दे देगा, नहीं एरर नहीं देगा। दूसरे के अंदर दूसरे के अंदर भी 10 है, 10 और 20। दूसरे के अंदर भी 10 और 20, ठीक है। अच्छा, अब पहले तो इसमें सवाल थे यार, एक्चुअली आंसर ठीक है तुम्हारा, एक्चुअली आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों तुमने ये कहा है तो लेकिन आंसर ठीक है। तो बाकी ये चला के मैं दिखाता हूँ, 10 और 20 ही आएगा दोनों। ठीक है, दोनों जगह पर 10 और 20 आएगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आंसर मिलेगा मुझे। अब जरा सुनोगे क्यों। पहले तो इसमें सबसे बड़ा मसला ये है यार, इसमें थोड़ी स्पेस छोड़नी थी। हाँ, मतलब कुछ तो छोड़ना था ना यहाँ पे, मतलब साइन के लिए जगह बेसिकली। क्या ख्याल है? नहीं मतलब जिस लेटर में साइन इधर होएगा ना, नहीं समझा? तो थोड़ा सा मैनेज कर लो बस, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा कर लो, थोड़ा इसको ऊपर ले जाइए, जगह तो है यहाँ पे। हाँ जैसे नहीं, नीचे रिगार्ड्स ऊपर होता है, नीचे ये सारा टाइटल आता है और दरमियान में साइन होता है ना। हाँ, 2-3 लाइनें बस, ये 2-3 लाइनें ऊपर करके 2-3 लाइनें वो कर दे, इसको जाया जरूर कर देना, इसको फाड़ के इसके छोटे छोटे टोटे करके फेंकिए। ठीक है, फाइल्स भी डिलीट करें यार ये, लेकिन फिर भी डिलीट कर दो ये वाली भी, और वो। अच्छा, तो पहला तो इसमें मसला ये था कि यहाँ पे किसी ने रोका नहीं है, किसी को दिक्कत हुई होगी कि यार ये ए बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे भी है। तो टेक्निकली इसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि जब आप फंक्शन कॉल देखते हो तो आपको ए बी नजर नहीं आने चाहिए, आपको डेटा नजर आना चाहिए, आपको नजर आना चाहिए कि यहाँ पे 10 जा रहा है और 20 जा रहा है। अब ये 10 ऊपर रिसीव हो रहा है इस ए में, और ये 20 रिसीव हो रहा है इस बी में। तो पहला तो मैं ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं है, मतलब ये अच्छी बात नहीं है कि मैंने ए बी लिखा हुआ है, मैं आई और जे भी लिख सकता था, बेहतर होता। लेकिन बहरहाल ए बी लिखने में भी कोई गलती नहीं है। इस ए बी का स्कोप मेन का फंक्शन है, उस ए बी का स्कोप सम का फंक्शन है, क्योंकि स्कोप फर्क है, मैं दोनों के नाम सेम रखता हूँ। ये पहली बात आउट ऑफ द वे। ये सी आउट डेफिनेटली 10-20 करेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब फंक्शन कॉल होएगा। फंक्शन इस ए की वैल्यू, इस ए की वैल्यू 10 कर देता है और इस बी की वैल्यू 20 कर देता है। अब फंक्शन के अंदर क्या होता है कि ए की वैल्यू 100 और 200 कर दी जाती है। अब जब वापस आते हो मेन में यहाँ पे,
और जब दोबारा ए और बी प्रिंट करवाते हो तो मुझे उम्मीद थी कि कोई कहेगा कि 100 और 200 प्रिंट होएगा, क्योंकि अभी तो आप वैल्यूज चेंज करके आए हो, लेकिन एक्चुअली 100 और 200 नहीं होएगा, एक्चुअली 10 और 20 प्रिंट होएगा। और इसको जरा समझना है कि ये क्यों होएगा। यहां पे जब आपने फंक्शन कॉलिंग की और ये पैरामीटर्स पास किए तो जो डिफॉल्ट मैकेनिज्म चल रहा था वो कॉल बाय वैल्यू चल रहा था। इन दिस अ लोकल कॉपी ऑफ द डेटा इज क्रिएटेड एंड ओरिजिनल इज लेफ्ट इंटैक्ट। मतलब ये है कि जो डेटा आप पास करते हो, ये जो मैंने डेटा पास किया है, इस डेटा की एक लोकल कॉपी बनती है। ये ए और बी में एक लोकल कॉपी बनी है। लोकल कॉपी का मतलब है कि फंक्शन उस कॉपी के साथ काम करेगा, ओरिजिनल जो है ए और बी उसको नहीं छेड़ सकता। ठीक है, इसको समझाने का एक और तरीका, जो बल्कि बेहतर तरीका ये है कि मेमोरी बनाओ। ठीक है, अब मेमोरी में तुम्हारे पास कितने वेरिएबल्स बनेंगे? ए, तो मैं एक एक लाइन करके फॉलो करता हूँ, लेकिन एंड पे इसकी वो हो जाती है ना, तो इसका अगर एंड हो गया तो वो फिर समझ आना मुश्किल होता है। जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मेन स्टार्ट हुआ, मेन ने बनाया ए नाम का वेरिएबल और बी नाम का वेरिएबल। वेरी गुड, दो वेरिएबल बन गए। ए के अंदर उसने डाल दिया 10 और बी के अंदर उसने डाल दिया 20। यहाँ तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब कॉल बाय वैल्यू को समझो। जैसे ही आपने ये फंक्शन कॉल किया इस लाइन के ऊपर, जब आप पैरामीटर पासिंग करते हो तब ये बातें होती हैं सारी। तो जैसे ही आपने पैरामीटर पासिंग की, अब आपको अपने आप से सवाल करना है, यार ये कॉल बाय वैल्यू हो रही है या कॉल बाय रेफरेंस हो रही है? तो तुम्हें तो पता ही नहीं अभी कि ये होती क्या है। तो जाहिर बात है डिफॉल्ट ही चल रहा है फिर तो, जब तक तुम कुछ छेड़ोगे नहीं डिफॉल्ट ही चल रहा है। तो डिफॉल्ट कॉल बाय वैल्यू होती है। तो इस वक्त कॉल बाय वैल्यू हो रही है। अच्छा, कॉल बाय वैल्यू में ये होता है कि फंक्शन अपनी लोकल कॉपी बनाता है डेटा की। यानी ये जो उसने रिसीव किया ना डेटा, ये ओरिजिनल को नहीं छेड़ेगा, यहाँ पे अपनी एक लोकल अलहदा से कॉपी बनाएगा ए और बी। ए के अंदर डालेगा 10 और बी के अंदर डालेगा 20। अभी तक तस्वीर कुछ ऐसी। ओरिजिनल को नहीं छेड़ रहा, ओरिजिनल को छेड़ ही नहीं सकता, ओरिजिनल इज लेफ्ट इंटैक्ट, इसको नहीं छेड़ सकता फंक्शन। कॉल बाय वैल्यू की पहचान ही ये है कि ओरिजिनल को फंक्शन वो नहीं छेड़ सकता। अच्छा, अब जब वो कहता है ना कि ए 100 और बी 200, तो इसका मतलब ये होता है कि ए 100 कर दिया उसने और बी को 200 कर दिया, लेकिन अपनी लोकल कॉपी। जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, इस करली ब्रेस पे फंक्शन खत्म हो गया। ठीक है, इसके लिए मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, द लोकल कॉपी इज डिस्ट्रॉयड as soon as the function। पॉइंट ये है कि जैसे ही यहाँ पे फंक्शन खत्म हुआ, ये वाला, ये लोकल जितना डेटा था फंक्शन के साथ एसोसिएटेड, ये डिस्ट्रॉय हो जाता जैसे ही यहाँ पे फंक्शन एंड हुआ। अब जब आप वापस मेन में आते हो और ये लाइन चलाते हो, तो उस ए और बी का तो वजूद ही नहीं रहा, वो तो लोकल कॉपीज थी। तो यहाँ पे ए और बी यही प्रिंट होता है 10 और 20। दिस इज कॉल बाय वैल्यू। मैं थोड़ी देर में इसके ऊपर वापस। सर जी, अगर हमने 100 और 200 ही प्रिंट कराना हो तो मैं उस तरफ जा रहा हमें हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ ना कि कॉल बाय रेफरेंस क्या चीज़ होती है। तो सर जी पहले हम फंक्शन में ऐसे ही लिखते थे तो वो नीचे वाली वैल्यू प्रिंट करा देता था। 5 मिनट दे दो, बिल्कुल क्लियर हो जाए। कॉल बाय रेफरेंस इज नॉट डिफॉल्ट। पहली तो ये बात है, विच मीन्स के प्रोग्रामर नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। पहली तो ये बात है कि कॉल बाय रेफरेंस खुद ब खुद नहीं होएगी, तुम्हें हाथ से कुछ करना पड़ेगा तो कॉल बाय रेफरेंस होएगी, वरना नहीं होएगी। ठीक है, नंबर 2 ये कि कॉल बाय रेफरेंस में होता क्या है, डेटा इज नॉट सेंट टू द फंक्शन। जो पैरामीटर पासिंग कर रहे हो उसमें नॉर्मली डेटा सेंड होता है ना फंक्शन को, तो कॉल बाय रेफरेंस में डेटा सेंड नहीं होता। इंस्टेड pointer is sent. Instead, the address of the data is sent. Pointer भी कहते हैं। बड़ी डिफिकल्ट चीज होने लगी है।
नॉर्मली अगर मैं 10 और 20 को एज अ पैरामीटर पास करूं तो ये 10 और 20 डेटा होता है जो फंक्शन को भेजा जाता है। फंक्शन उसकी कॉपी बनाता है, फोटोकॉपी करता है, उसको फोटोकॉपी अपने पास रखता है, ओरिजिनल सेफ रहता है। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में डेटा तो जाता ही नहीं है, 10 और 20 तो जाता ही नहीं उसके पास जाता है 10 और 20 का एड्रेस। जिस सेल में 10 और 20 पढ़े हैं उसका पॉइंटर, उसका एड्रेस जाता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू दिस वी नीड टू न्यू ऑपरेटर्स। दो नए ऑपरेटर्स चाहिए, पहला है एम्परसेंड और दूसरा है स्टार। एम्परसेंड को पढ़ते हो एड्रेस ऑफ और स्टार को पढ़ते हो वैल्यू एट, आगे डैश लगा लो ताकि तुम्हें वो हो। ये जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये बड़ी टोटके हैं जो सालों के बाद ये बनाए हुए हैं। ठीक है, तो समझा मैं देता हूँ एग्जाम्पल से, लेकिन ये टोटके फॉलो करना हमारी अपनी ज़िंदगी सामने। तो हमें दो नए निशान चाहिए, दो नए ऑपरेटर्स चाहिए, एम्परसेंड और स्टार। इसको डी रेफरेंस भी पढ़ते हो, लेकिन खैर मैं पहले दिन ये नहीं करूँगा। तो पहले दिन मैं इसको स्टार्ट ऐसे करूँगा कि भूल जाओ फंक्शन को, लिखा रहने दो, हट मिटाओ ना, लेकिन भूल जाओ बेसिक। जहाँ तक तो कोई मसला नहीं यार, इसको पहले डिस्कस ही करो। मैं कहता हूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट एक्स और उसके बाद मैं कहता हूँ सी आउट एम्परसेंड एक्स। मैं इस एम्परसेंड एक्स के ऊपर इस वक्त गौर करना चाह रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। पढ़ो इसको, ये क्या लिखा हुआ है। एड्रेस एक्स एक्स। तो जाहिर बात है, अब मैं तस्वीर बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन तुम्हें पता है कि एक्स एक वेरिएबल है जो एक मेमोरी सेल में पड़ा हुआ है, उसका एक एड्रेस होएगा। मुझे नहीं पता क्या एड्रेस है, लेकिन कोई होएगा तो अगर मैं एम्परसेंड ए प्रिंट, बल्कि मैं अगर ये कहता हूँ कि सी आउट एम्परसेंड ए एंड एल, इस तरह से पहली लाइन में तो ए आएगा, 10 प्रिंट होएगा, दूसरी लाइन में एड्रेस आएगा। मुझे नहीं पता कौन सा एड्रेस है, मुझे नहीं पता वो किस सेल में पड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल ये एक अजीबो गरीब सा नंबर आएगा जिसको तुम पहचानोगे कि यार ये तो पता नहीं क्या बला आ गई है। ठीक है, ये एड्रेस है। तुम्हारे लेवल पे इस वक्त इसको समझाना जरा, मतलब तुम्हारे पास टूल्स नहीं है जिससे तुम फिलहाल समझ सको, तो तुम्हें कैसे मैं कहूँ इसको ऐसे कहो कि इन C++ यू विल सी एड्रेसेस ऑलवेज स्टार्टिंग विद 0x। किसी को इंटरेस्ट हो, कोई रिसर्च करना चाहता हो, पढ़ना चाहता हो, तो 0x हेक्सा को कहते हैं और ये हेक्सा के अंदर एड्रेसेस प्रिंट करता है, और कोई साइंस नहीं है। लेकिन बहरहाल फिलहाल पहले दिन स्टार्ट करने के लिए तुम्हें मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी तुम 0x से स्टार्ट होती हुई कोई चीज़ देखोगे इस तरह की, तो तुम समझ जाओगे कि ये एड्रेस है, बस खत्म। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि सी आउट बी और सी आउट एम्परसेंड बी, तुम समझ गए होगे क्या होएगा। यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे कोई एड्रेस आएगा। ठीक है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली नाउ कि ये क्या हो रहा है। कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत है मुझे रोको। ये बेसिकली मैंने एग्जांपल किया है कि मतलब वो एड्रेस वो। अच्छा, अब हमें एक वेरिएबल का एड्रेस उठाना तो आ गया, अब उस एड्रेस को रखना किधर है, वो पॉइंटर में रखना है। पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल, इट कैन होल्ड मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर होता तो एक वेरिएबल ही है, लेकिन जो स्पेशल होता है उसके अंदर तुम एक मेमोरी एड्रेस रख सकते हो, उसके अंदर एड्रेस स्टोर कर सकते हो। नॉर्मल वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करते हैं। पॉइंटर बनाते कैसे हैं, अगर मैं कहूं इंट ptr, तो ये तो मैंने एक नॉर्मल वेरिएबल बना दिया ना, एक इंटीजर बना दिया, सिंपल एक इंटीजर बना दिया। अगर मैं वेरिएबल बनाते हुए एक स्टार लगा दूं, तो what I'm doing here is clearing a point। तभी अगर हम एक्स के पीछे स्टार लगा देते हैं, पीटीआर नहीं लिखते, तो वो पॉइंटर ही कहलाएगा ना। बोलो क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, इंट क्या। एक्स लिखा हुआ है ना, उसके पीछे ही हम स्टैटिक लगा दे
ये क्या बन गया, ये पॉइंटर बन गया और एक्स नाम का पॉइंटर बन गया। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। तो वेरिएबल का एक नाम होता है, वो पीटीआर रख लो, वो एक्स रख लो, वो नवाज शरीफ रख लो, जो मर्जी रख लो, एक नाम है, एक सिंपल वेरिएबल का नाम है। पॉइंटर बनता कैसे है, वो स्टार से बनता है। और इसको पढ़ते किस तरह हो, तो पढ़ते इस तरह हो कि पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन, उल्टा पढ़ते हो इसको, ऐसे ऐसे हम पढ़ते हैं कि पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन इंटीजर। यानी पीटीआर के अंदर एक एड्रेस होएगा ना, वो जिस सेल पे पॉइंट करेगा उस सेल के अंदर एक इंटीजर पड़ा होएगा। अच्छा, ये रिजल्ट काफी मुश्किल हो जाएगा, तो फिलहाल मेरे पास एक पॉइंटर मैंने डिक्लेयर कर लिया, बना दिया। अब इस पीटीआर को कुछ असाइन करवाने के लिए मुझे कुछ इस तरह की हरकत करनी पड़ेगी। तो ये लाइन क्या कर रही है कि असाइनिंग द एड्रेस ऑफ एक्स टू पीटीआर। एक कागज पे करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही खिचड़ी पक जाती है। इसको इधर मेरे साथ संभालने की कोशिश करो। नहीं छोड़ो, यहां तक क्लियर है। एक्स क्यों नहीं, पीटीआर की लिख दी है, पीटीआर लिखे ना, हमें एक्स लिखना चाहिए था यार। एक्स तो उस वेरिएबल का नाम है ना, तो उसका नाम है, इसका नाम भी तो मैं एक्स नहीं रख सकता ना। अच्छा अच्छा तो ठीक है, कुछ और रख लो, पीटीआर ना रखो, पीटीआर रखना जरूरी नहीं, ए रख लो, मुझे नहीं पता, लेकिन एक्स ना रखो बस, ठीक है। और अगेन तुम ज्यादा फोकस कर रहे हो नाम के ऊपर, नाम के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हो, ये तो जो मर्जी रख लो। अभी तक ये हुआ है कि मेरे पास एक मेमोरी के अंदर एक सेल बन गया, उसका नाम मैंने रखा है एक्स, और उसके अंदर वैल्यू मैंने डाली है 10। पहली लाइन में हुआ है ये, इस पहली लाइन में हुआ है इंट एक्स 10। एक सेल बन गया उसको। अब उसका कोई एड्रेस होएगा, जारी बात है, मुझे नहीं पता क्या एड्रेस है उसका, लेकिन कोई एड्रेस होएगा। दूसरी लाइन में ये हुआ है, और ये बड़ी जरूरी बात है, कि मैंने एक पॉइंटर बनाया है। यानी मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बनाया है, वो किधर पॉइंट कर रहा है इस वक्त मुझे नहीं पता किधर कर रहा है, हवा में कर रहा है। पॉइंटर का काम होता है कि वो कहीं पॉइंट करता है, तो हम उसको कागज पे हम इस तरह से उसको हम समझते हैं कि एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल हमने बना दिया जो कहीं पॉइंट करेगा। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये इस वक्त हवा में पॉइंट कर रहा है, हवाई पॉइंटर है, कहीं पॉइंट नहीं कर रहा। जब मैं अगली लाइन लिखता हूँ पीटीआर इज इक्वल टू एम्परसेंड एक्स, दिस इज व्हेन द गेम हैपेंस, कि अब मैं पीटीआर को किस जगह पे लेके गया हूँ, एक्स के ऊपर। विच मीन्स कि अब मैं पीटीआर को उठा के एक्स के ऊपर मैंने पॉइंट करवा दिया। अच्छा, यहां तक आपको मुश्किल लगे तो कोई बात नहीं, आप जरा कोशिश करना मेरे सवालों का जवाब देना। हाँ जी, फर्स्ट लाइन एक्स की वैल्यू प्रिंट कराएगा 10, 10, कोई डाउट नहीं किसी को। दूसरी लाइन एड्रेस प्रिंट कराएगा, पता नहीं कौन सा एड्रेस होएगा, लेकिन 0x से स्टार्ट होएगा एड्रेस होएगा। तीसरी लाइन जो एड्रेस है वो पॉइंटर के अंदर स्टोर होगा, वही प्रिंट करा देगा दोबारा। तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या एड्रेस नजर आएगा, हमें तुम्हें स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली तुम्हें कहना ये चाहिए कि जो दूसरी लाइन पे आएगा वही तीसरी लाइन पे आएगा। इधर तुम कह रहे हो कि एक्स का एड्रेस प्रिंट करवाओ, तो एक्स का एड्रेस ये सेल नंबर 204 बनता है, जो भी है वो प्रिंट होएगा। अब जब तुम पीटीआर को कहोगे कि प्रिंट हो, तो पीटीआर भी तो वहीं पे पॉइंट कर रहा है, वो भी वही एड्रेस प्रिंट करवाएगा, ये दोनों एड्रेस सेम प्रिंट होएंगे। ये जो स्टार पीटीआर लिखा हुआ है, इस स्टार को आपने पढ़ना है डी रेफरेंस, इस स्टार को आपने पढ़ना है वैल्यू एट। तो जरा पढ़ो इसको, वैल्यू एट, यानी पीटीआर जहां पे पॉइंट कर रहा है उस सेल की वैल्यू क्या है।
तो ये प्रिंट करेगा 10। अब ये सीखने का वाहिद तरीका ये है कि ये चीजें चलाओ, खुद मेरी ना मानो, खुद देखो, ये एड्रेसेस देखो, सारा कुछ देखो, और फिर इसको मतलब ये यही तरीका है यार इसको सीखने का। एंड दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट, इट्स नॉट, मतलब आसान नहीं है बिल्कुल। 2 मिनट और देते, दिमाग चल रहा। अभी वो मैंने आपसे पूछा था ना कि वो पहले हम फंक्शन में ऊपर वाली वैल्यू प्रिंट करा देते थे, यार वो इस बहुत वाले ज्यादा हो फंक्शन। जाएगा, वो बहुत ज्यादा हो, मैं पहुंचना चाह रहा हूँ वहां तक, लेकिन वो आज के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो नेक्स्ट टाइम ये चलो करके देखते हैं, शायद कर दो, जिसको समझ आ रही है उसको तो करना चाहिए ना। लो जी, अब मैं ये करने लगा। वो कह ये रहा है मुझे बार बार कि आपने अगर ऊपर वाली ही वैल्यू लेनी हो, कि आपको याद होएगा हमने ये एग्जांपल किया था ना कि सी आउट ए एंड एल, नहीं सॉरी इधर ही कर लो, ठीक है। फिर हमने फंक्शन कॉल किया था, और उसके बाद हमने वो वैल्यू प्रिंट करवा दी। तो यहाँ पे ये हुआ था कि 1020 और 1020 लिखा हुआ आया था। अब वो ये पूछ रहा है कि ये 100 200 कैसे आएगा, तो ये कॉल बाय रेफरेंस है, यही कॉल बाय रेफरेंस है। अब कॉल बाय रेफरेंस क्या था, वो ये था, मैं इसको दोबारा कॉपी कर लेता हूँ अगली स्लाइड के लिए। जरा पढ़ो कॉल बाय रेफरेंस था क्या। अगर मुझे एक उसके अंदर समराइज करना पड़े ना कॉल बाय रेफरेंस को, तो वो ये है कि डेटा नहीं पास करते, डेटा का एड्रेस देते हैं। फंक्शन को डेटा नहीं देना, डेटा का एड्रेस देना है। कैसे दूं डेटा का एड्रेस, वो पॉइंटर लगा के। करो ना। आराम में वो बन जाती है स्लाइड। हाँ टेलीफोन आ गया, अच्छा आओ। ये एड्रेस में पॉइंटर लगाएंगे। थोड़ा सा मुझे बताओ ना, मैं किधर क्या लगाऊं। पहले हमने इधर कोमे की जगह डॉट लगाया हुआ। अच्छा, ये डेटा जा रहा है ना, तो डेटा नहीं भेजना, एड्रेस भेजना है, इंस्टेड एड्रेस भेजना है। एड्रेस कैसे भेजोगे, एम्परसेंड लगा के, ये एड्रेस चला गया। अब ये इसको कोई देखेगा तो वो कहेगा कि ए और बी का एड्रेस जा रहा है, पहले बड़ी बात। अब उसको रिसीव करने के लिए तुम्हें यहाँ पे 2 पॉइंटर चाहिए होंगे। अगर नीचे से एड्रेस आ रहा है तो ऊपर रिसीव करने के लिए तुम्हें दो कोमा पॉइंटर लगा चाहिए देंगे। होंगे। नहीं समझे भाई, नीचे से डेटा तो नहीं ना आ रहा, नीचे से एड्रेस आ रहे हैं। एड्रेस किस वेरिएबल में रख सकते हो, पॉइंटर में रख सकते हो। तो ptr1, ptr1 और ptr2 हो गया। अब तस्वीर में ये इस तरह से हुआ है कि तुम्हारे पास ए और बी, ये दो डेटा आइटम थे। वही ए में 10 था, बी में 20 था। अब जब फंक्शन को पास हुआ है तो ये 10 और 20 पास नहीं हुआ बिल्कुल भी, फंक्शन को उसका एड्रेस पास हुआ है उन सेल्स का, और वो एड्रेस जाके स्टोर हो गया है ptr1 और ptr2 नाम के पॉइंटर्स में, विच मींस के ptr1 अब इधर पॉइंट कर रहा है और ptr2 अब इधर पॉइंट कर रहा है। तो तस्वीर ये बनी है, ptr1 इधर है और ptr2 इधर। अब अगर फंक्शन इसको 100 और इसको 200 करना चाहता है
तो वो कैसे करेगा? वो इस पीटीआर की मदद से करेगा। वो कहेगा कि वैल्यू एट पीटीआर 1 इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू एट पीटीआर 2 इज इक्वल टू 200। मतलब पीटीआर 1 जहां पे पॉइंट कर रहा है उसको 100 कर दो, उसको 200 कर दो। अच्छा, अब जब फंक्शन खत्म होता है तो फंक्शन के साथ एसोसिएटेड ये जो वेरिएबल्स थे, ये जो पॉइंटर्स थे, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये तो खत्म हो गए क्योंकि फंक्शन ही खत्म हो गया। लेकिन जब वापस आते हो इधर तो ए और बी का वजूद तो है, ए और बी मौजूद रहते हैं और ये 100 और 100 प्रिंट कर देते हैं। और ये एक्चुअली कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है, यही यही एक्चुअली एग्जैक्ट कॉल बाय रेफरेंस है। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग में फंक्शन दिए तो सर हम ऐसे नहीं करते, तो वो ऐसी वैल्यू निकाल देता था। मुझे एग्जांपल चाहिए होगा, ऐसे नहीं होएगा, ऐसे बड़ा मुश्किल है। हाँ कुछ जी, एग्जांपल, कुछ कोड छोड़ दो, कोई चीज दो, फिर करते हैं। तो मैं आपको सर ठीक है, इसमें भेज दे तू मेल में। तो कॉल बाय वैल्यू में लोकल कॉपी बन रही होती है और कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल का एड्रेस पास हो रहा होता है, ओरिजिनल डिस्क पे होता है। मैं नेक्स्ट टाइम शुरू करूंगा इसी से दोबारा। मैं पॉइंटर्स की बात दोबारा करूंगा, मैं कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस की बात दोबारा करूंगा, लेकिन थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि वो है। आपने ये लेक्चर कंप्लीट करना है कि कॉल बाय रेफरेंस क्या होती है, क्यों इस्तेमाल करते हैं। रिकर्सिव फंक्शन मैंने आपको नहीं कराया, खैर है। और अब पॉइंटर्स वाली जो सारी कहानी है ना, वो लेक्चर 13 में लिखी है। वो थोड़ा सा बस इसमें जिक्र है तो 13 में लिखी है। तो ये 10th आपने पूरा करना है। यार मैं करूँ क्या, मैं अब 13th पे चला जाऊँ? इसके बाद बनता तो यही है करना। बनता तो यही है करना, मैं 14th पे चला जाऊँ। ये 14th के स्टार्ट में ये हैं पॉइंटर्स और डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स और फिर कॉल बाय रेफरेंस आएगा। दरमियान में 3 लेक्चर्स के ऊपर से मैं जंप मारूंगा और फिर वापस जाऊंगा। खैर देखते हैं। सर ये मैंने एग्जांपल भेज दिए मैसेज में। मैं कर रहा हूँ कॉपी। हाँ जी बोलो, अब और बोलो। अब इसके नीचे ही जाके हम ये सारा नीचे काट देना छोड़ मेल दो के। नीचे वाला, छोड़, तुमने तो ऊपर वाले कोड दिया ना। ये कोड है तुम्हारा, कुछ ठीक लग रहा है, गलत लग रहा है, क्या लग रहा है? आप हम इधर खाली हम लिख देते हैं ना, खाली फंक्शन कोड काट देते हैं करो इंट क्या, फैक्टोरियल का। इंट आई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 2 ऐसे। और फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल कर दो आई कॉमा जे पे, आई कॉमा जे पे। ठीक है, आई को मैं क्या करेंगे? सवाल करो, तुम्हें कंफ्यूजन ये क्या है? ये ऐसे प्रिंट किया ना हमने, तो ऊपर डायरेक्ट ही वो जाके फैक्टोरियल पे जाके मैं फैक्टोरियल प्रिंट करके दे देता था। एक तो ऊपर भी तुमने आई बनाया हुआ है, तो मैं इसलिए इधर ए बना रहा हूँ ताकि कोई गुंजाइश ना रहे गलती की। इधर भी आई बना हुआ है ना, तो मैंने इसलिए इसको ए नहीं कर दिया। तुम फैक्टोरियल में जाते प्रोग्राम हो। अब होता क्या है, ये 10 और 2 होता है। ठीक है, ये 10 और 2 जा रहा है, तो 10 चला गया एक्स में, 2 चला गया वाई में, खत्म बात। अंदर क्या हो रहा है मुझे इतना को खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मतलब के अंदर क्या हो रहा है। मतलब बात ये है कि कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का टॉपिक तो बस यहीं तक है, डेटा पास करने तक है। तो ये 10 इसमें चला गया, 2 इसमें चला गया। नहीं, जी मैं भेजूंगा एक मिनट। है पता क्या करो, अभी ना करो, अगली दफा एग्जाम्पल बना के लाओ और स्क्रीन शेयर करके मेरे साथ एग्जाम्पल डिस्कस। हाँ, एग्जाम्पल मेरे पास पड़ी है, मसला ये है कि वो बस लैपटॉप का। हाँ वही वही कह रहा हूँ ना कि अगली दफा वो बना के फिर लाओ, मैं फिर डिस्कस करता हूँ। ऐसे हवाई में करना बड़ा मुश्किल है, वो हवाई में तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट खराब होएगा, फायदा कोई नहीं। लेकिन अगेन रुकना ना, जो आज डिस्कशन सारी हुई है हमारी, वो पूरा सारी करो आज, पढ़ो बस।
पूरा वैसे भेज दिया था।